नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे। आपने काफ़ी सारी वीडियो में मुझे देखा होगा बोलते हुए कि मैं खुद केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। कई बारी हम देखते हैं कि उसमें राशि स्किप हो जाती है, कई बारी राशि रिपीट हो जाती है, कई बारी कोई प्लैनेट जो है वो पिछले हाउस में भी फॉल बैक कर जाता है। इसका कारण क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और इसके बेसिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कृष्णमूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी जो दी है, कृष्णमूर्ति पद्धति जो दी है, वो रिलेटिवली रीसेंट है। इसका जो आधार है, बेसिस है, वो श्रीपति पद्धति है। श्रीपति पद्धति जो है वो हमारी फर्स्ट एक इटरेशन है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाउसेस में हम इक्वल 30 डिग्री ना लें, हम उसके अंदर ये देखें कि हाउसेस डिफरेंट डिग्री के भी हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब आप एक एस्ट्रोनॉमिकल विजन से देखेंगे तो सारे हाउसेस बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे असेंशन का एक कंसेप्ट आ जाता है कि राशि को राइज करने में, हाउस को राइज करने में कितना टाइम लगता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, और ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करता रहता है। अगर आप इक्वेटर के पास है तो ये रिलेटिवली सेम होगा, 2 घंटे के करीब होगा। अगर आप पोल पे है तो शॉर्ट और लॉन्ग असेशन हो जाता है जिसमें डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। ये सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो एक ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ हो जाती है कि हमारे हाउसेस इक्वल साइज के नहीं होते हैं। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी और श्रीपति पद्धति, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम श्रीपति पद्धति देखते हैं तो हम कस्प को, यानी कि सपोज करिए कोई इंसान बॉर्न हुआ है और उस टाइम पे टॉरस असेंडेंट है 15 डिग्री का, तो श्रीपति पद्धति उसको मिडल ऑफ द हाउस कंसिडर करती है, यानी कि जो आपके हाउसेज है वो 15 डिग्री से फर्स्ट हाउस शुरू हो रहा है। मगर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो 15 डिग्री को स्टार्ट ऑफ द हाउस कंसिडर करती है, वो उसको मिडल ऑफ द हाउस नहीं देखती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों एस्ट्रोलॉजी में। इसके बाद कृष्णमूर्ति जी ने इसके ऊपर और बिल्ड करा। इसके बाद इंपॉर्टेंस आ जाती है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे सब नक्षत्र की। जब इसमें हम डीप डाइव करते हैं और हम बहुत ही प्रिसाइज प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं कि कोई इंसान इस हफ्ते में क्या कर रहा होगा, पिछले 3-4 दिनों में इंसान के साथ क्या हुआ होगा, तो सब नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी की तरह हम महादशा अंतर दशा पे नहीं रुकते, हम प्रत्यंतर दशा के अंदर चले जाते हैं और सूक्ष्म प्राणा दशा में भी जाते हैं, और हम जो सब लॉर्ड है उसको यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। यानी कि सपोज करिए आपका कोई प्लैनेट है जुपिटर, वो बैठा हुआ है मरकुरी के नक्षत्र में, और वो सब जो है वो वीनस का है। अब ये निकले कैसे हैं? ये विंशोत्तरी दशा की जो हमारी एक आ जाती है कि कितनी कितनी डिविजन्स है, उसी को यूज करके उनको दशाओं को हमने एक तरीके से नक्षत्र में बिठाया है। नक्षत्र में हमने उनको उतनी वेटेज दी है और हमने ये देखा है कि सब नक्षत्र कौन सा आएगा। यानी कि हमें नक्षत्र पता चल गया कि जुपिटर का नक्षत्र हमारा मरकुरी है। अब मरकुरी के अंदर हमने फिर से डिवीजन कर दी और हमने देखा सब नक्षत्र हमारा वीनस है। अब मरकुरी डिसाइड करेगा कि जुपिटर कैसा बिहेव करेगा, पर वीनस डिसाइड करेगा कि वो रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसका सब नक्षत्र अच्छा है, अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है, अगर वो किसी तरीके से अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, जिसके रिगार्ड्स में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे सपोज करिए हम देख रहे हैं चिल्ड्रन के रिगार्ड में कि मेरे बच्चे होंगे, मेरे चिल्ड्रन होंगे कि नहीं। अब आपका वीनस है वो सब नक्षत्र बिठा रहा है आपके इस तरीके से कि आपका कॉम्बिनेशन 5-11 या 2-5-7-11 का बन रहा है, तो आपके चिल्ड्रन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमारे योगास, हमारे जितने भी हम पराशरी में देखते हैं कि हमारा राजयोग बन रहा है, ये सारी चीजें भी डिस्कार्ड कर दी जाती है। यानी कि हम यहाँ पे योगास को भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कॉम्बिनेशन की, जो कि मैंने आपको जैसे अभी बताया। हम किसी की मैरिज देख रहे हैं तो 2-7-11 का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2-7-11 क्या है? 2-7-11 का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट जो आपके सेकंड हाउस का या 7th हाउस का, सपोज करिए हम लॉर्ड को देखते हैं या हम आपके दशा लॉर्ड को देखते हैं, क्या वो बाकी प्लैनेट के साथ पीएसी में कॉम्बिनेशन बना रहा है कि वो 2, 7 और 11वें हाउस को साथ में कंबाइन कर दे। इसमें आप नक्षत्रों, सब नक्षत्रों को भी कंसिडर करेंगे। अगर वो बना रहा है तो शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
सिमिलरली अगर हमें डाइवोर्स देखना है तो क्या वो 1 6 10 का कॉम्बिनेशन बना रहा है या 1 6 10 12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है? अगर वो बना रहा है तो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि 3 9 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर हम सब नक्षत्र को देख रहे हैं क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या ये इवेंट होगा कि नहीं होगा, और हम कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस को देख रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या इवेंट होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है आयांश। अब जो लोग आयांश को समझते हैं वो समझते हैं कि एक करेक्शन है जिससे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। हम आयांश करेक्शन करते हैं, यानी कि हम एक स्पिका स्टार है उसके ऑपोजिट हम एरीज को देखते हैं, हम उसके हिसाब से करते हैं। अब इसके अंदर सबसे एक्यूरेट लहरी है, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में जब कृष्णमूर्ति जी ने इसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करा लहरी आयांश को, तो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे सब नक्षत्र उस हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं। सब नक्षत्र ठीक बिठाने के लिए सिर्फ 6 मिनट की एडजस्टमेंट करी गई है। देखने में 6 मिनट की एडजस्टमेंट बहुत ही छोटी है, 1 डिग्री से भी नहीं करी गई है, सिर्फ 6 मिनट की एडजस्टमेंट को कंसिडर करा गया है। पर इस 6 मिनट से आपका सब नक्षत्र चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली चेंज हो जाती है। इसलिए अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो केपी आयांश या फिर आप ओल्ड या न्यू में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। केपी आयांश करने के बाद, ये सारी चीजें समझने के बाद, अगली चीज आपकी आ जाती है रूलिंग प्लैनेट। केपी सिस्टम में रूलिंग प्लैनेट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। रूलिंग प्लैनेट बेसिकली हमारे वो 5 प्लैनेट होते हैं जो उस मूवमेंट पे हमारे रूल कर रहे हैं, यानी कि जिस मूवमेंट पे आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने आया है। इसके अंदर हमारे 5 क्या चीजें हैं, 5 क्या फैक्टर्स हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, असेंडेंट का साइन लॉर्ड कौन है, मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मून का साइन लॉर्ड कौन है, और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि उस वार का, उस तिथि का लॉर्ड कौन है। यानी कि सपोज करिए मंडे चल रहा है तो मंडे का लॉर्ड कौन है, पर यहाँ पे आपने सनराइज से देखना है, आपने यहाँ पे 12 बजे के बाद चेंज नहीं करना है, सनराइज पे चेंज करना है। ये सारी चीजें डिफरेंशिएट करती है केपी एस्ट्रोलॉजी को नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से। अब इसके अंदर हमारे डिविजनल चार्ट भी नहीं कंसिडर होते हैं, यानी कि अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आपने सिर्फ D1 और चलित चार्ट, चलित भावा चार्ट, ये 2 चार्ट ही कंसिडर करने हैं। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने हाउसेस बनाएंगे, जब आप असेंडेंट को मिडल ऑफ द कस्प लेंगे, आप उससे वहां से शुरू करेंगे हाउसेस को, तब आपकी एस्ट्रोलॉजी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। हो सकता है आपका कोई प्लैनेट जो 11th हाउस में है वो 10th हाउस में आ जाए, हो सकता है बहुत सारे प्लैनेट आपके 12th हाउस में हो, लॉसेस दिख रहे हो, पर वो 11th हाउस में आ जाए, आपके लॉसेस ना कर पाए। आपके किस हाउस को ऑपरेट कर रहे हैं ये आप चलित चार्ट से देखेंगे, मगर आपके किस राशि में बैठे हैं ये आप अभी भी D1 से देखेंगे। ये वो पार्ट है जहां पे आके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे आपको D1 को कंसिडर करना है और कहां पे आपको चलित चार्ट को कंसिडर करना है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल क्लैरिफाई करके बता रहा हूं कि आपको जो D1 चार्ट यूज करना है वो सिर्फ प्लैनेट की सिग्निफिकेशन, कि प्लैनेट की क्या उसकी स्टेटस है, किस राशि में वो बैठा है, वो किस राशि में बैठा है, उस राशि के साथ फ्रेंड है कि नहीं है, ये देखने के लिए आपको यूज करना है। मगर जब आप उसका भाव देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं वो किस हाउस को ऑपरेट कर रहा है, वो आप चलित चार्ट से देखेंगे। अगर आपको ये देखना है कि वो कहां कहां पे एस्पेक्ट दे रहा है, तो वो आप अपने D1 चार्ट से देखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है आपका केपी एस्ट्रोलॉजी और आपकी पराशरी एस्ट्रोलॉजी में। आने वाली वीडियोस में हम और भी इसको डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है कि मैं आपको ये एक सिंपल एक वीडियो में समझा पाऊँ, मगर ये बेसिक समझना जरूरी है अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी में घुसना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ा कि क्या ये एक्यूरेट है, क्या मैं इसको पर्सनली मानता हूं, क्या ये बेस्ट वे है एक चार्ट पढ़ने का। तो मैं इसको पार्शली हाँ कहूंगा, पार्शली ना कहूंगा। मेरी ओपिनियन में मैं जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं वो ये है कि आप केपी एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर करिए, केपी एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चलिए। नक्षत्र और सब नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर आप डिविजनल चार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। केपी एस्ट्रोलॉजी में डिविजनल चार्ट को टोटली इग्नोर किया जाता है, पर मैं आपका जो केपी चार्ट है उसको एज अ डिविजनल चार्ट लेके चलता हूं।
उससे मैं देखता हूँ कि D1 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, D1 हमें क्या शो कर रहा है। D1 में अगर कोई योग बन रहा है अच्छी बात है, उसका रिजल्ट आएगा, पर क्या वो योग केपी चार्ट में भी, चलित चार्ट में भी प्रेजेंट रहता है? क्या वो योग ब्रेक हो जाता है? क्या कोई प्लैनेट अपने हाउस को छोड़ के पीछे आ रहा है, क्योंकि ऐसे केस में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। मगर मैं डिविजनल चार्ट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता, जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। मैं डिविजनल चार्ट को भी साथ में लेके चलता हूँ, चलित चार्ट को भी एक डिविजनल चार्ट ट्रीट करके उसके भी रिजल्ट को कंसिडर करता हूँ। जब आप इसको एज अ होल देखेंगे, सारी चीज़ों को इकट्ठा देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा बेटर वे में एक चार्ट को रीड कर पाएंगे। मेरी ओपिनियन में अगर आप कोई D10 चार्ट देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि उसके 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ, जुपिटर की ही राशि है, वहां पे भी जुपिटर के नक्षत्र और सब नक्षत्र देखिए कि क्या नक्षत्र और सब नक्षत्र बैठ रहे थे D1 चार्ट में, वो आपको D10 चार्ट में भी रिजल्ट दिखाएंगे। हम आने वाली वीडियोस में इसको और कवर करेंगे, चार्ट्स में भी देखेंगे। जब हम D60 चार्ट का एनालिसिस करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, हम उसमें भी इसको कंसिडर करेंगे, उसमें भी मैं आपको इन चीजों को समझाऊंगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी और डीप डाइव करके कैसे हम एक क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, होररी एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, कैसे हम ये जो मैंने आपको रूलिंग प्लैनेट बताया है इसको यूज करके क्वेश्चन के भी आंसर देते हैं और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को भी करते हैं। ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोस में एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।